समर्थ जी से बात करता हूँ, वाराणसी से हमारे साथ है जी। राम राम। हाँ, राम राम, प्रणाम गुरुजी। जी। तो बात करके अच्छा लगा। कैसे हैं आप? अच्छा हूँ एकदम, बहुत धन्यवाद। हाँ गुरुजी, मेरा नाम समर्थ राज दुबे है। हम प्लेस ऑफ बर्थ बनारस। हाँ। और डेट ऑफ बर्थ 20 अक्टूबर 2003। और टाइम 3:20 शाम में PM। जी जी। मुझे हेल्थ रिगार्डिंग बहुत इश्यू आ रहे हैं और पढ़ाई में कंसंट्रेशन का दिक्कत हो रहा है, तो उसके बारे में जानना था। हार्मोनल डिस्टर्बेंस है, कोई इशू की प्रॉब्लम नहीं है, कोई ऐसी गंभीर बात नहीं है। उपाय लिखिए, तनाव लेना बंद करो। कितने लोगों के तनाव लिए फिरते हो आप दिन भर? अपनी जिंदगी व्यक्ति से नहीं संभलती। एक दो मोटी मोटी चीज़ें ठीक हैं आपके करियर वरियर की, बाकी बहुत ज़्यादा तनाव मत लीजिए। और ख़ास तौर से दोस्तों के चक्कर में कोई तनाव मत लेना, बहुत नुकसान में रहोगे हमेशा। और तीसरी चीज़ ये है, अपनी हड्डियों का ध्यान रखो। हड्डियों को मजबूत करने के लिए चिकित्सीय सलाह ज़रूर ले लो। वैसे विटामिन डी आप 11 बजे से 1 बजे तक या सुबह 6 बजे से 6:48 के भीतर 20 मिनट सूर्य के सामने खड़े हो जाइए। विटामिन डी आपको मिलेगा तो चीज़ें ठीक होने लग जाएंगी। सोते समय थोड़ा सा कच्चा दूध ले लीजिए, दूध फाड़ के जिसे कहते हैं ना, दूध फाड़ के पीना, या पनीर का भी सेवन आप ज़रूर कर लीजिएगा थोड़ा सा। और सूर्य अस्त के बाद भोजन करना बंद कर दीजिए। इन्फेक्शन रहता है और इससे बचने के लिए तांबे के ग्लास में ही जल पिया कीजिए। तांबे के जग में रात को पानी भर के रख दीजिए और सुबह लार सहित पीना है, कुल्ला नहीं करना है। और देखिए आप 15-20 दिन में कॉन्फिडेंट महसूस करने लगेंगे। 15-20 दिन के अंदर आप बेहतर महसूस करने लगेंगे। और रही बात तरक्की की, तो समय तरक्की का बस आने वाला है, चिंता ना करें। आगे बढ़ने के अच्छे अवसर मिलेंगे। टेक्निकली आप बहुत साउंड हैं, डिज़ाइनिंग की दृष्टि से आप बहुत साउंड हैं, तो इसी क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश कीजिए, मैया कृपा करेंगे। धन्यवाद। तो हमने बहुत सारे लक्षण जाने कि बच्चों की तरक्की रुकती क्यों है। ऐसा नहीं कि इसमें बच्चों का दोष नहीं है, लेकिन आप क्या कर सकते हैं ये मैं बताना चाहता हूं। बच्चों के लिए फिर किसी दिन बहुत डिटेल से बात करूंगा, लेकिन पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। एक बात मैं अक्सर कहा करता हूं कि हम जैसा अपने बच्चों को देखना चाहते हैं वैसा हम स्वयं भी बनने की यदि कोशिश करें तो दुनिया बहुत खूबसूरत हो जाएगी। हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत ओबीडियंट हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा बहुत संस्कृति वाला, संस्कार वाला हो, हम चाहते हैं हमारा बच्चा खूब पढ़े लिखे, एकदम डिसिप्लिन रहे, खूब अच्छा से खाए पिए। ऐसे ही हमें बनना होगा। अ चाइल्ड और अ टीनेजर और अ यूथ learn from demonstration more than instructions। समझ जाइए पेरेंट्स, हम जैसा डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं या जैसा बच्चों के सामने हम होकर दिखाते हैं, बच्चा उससे सीखता है। हमारे इंस्ट्रक्शंस देने से नहीं सीखता है बच्चा। दूसरा उपाय, ये पहला बहुत बड़ा उपाय बताया मैंने। दूसरा उपाय, जिस घर के बच्चों की उन्नति में बाधाएं आ रही हों, उस घर के बच्चों को साथ लेकर पितृ विसर्जनी अमावस्या पर पितृदोष निवारणार्थ यज्ञ जरूर कीजिए। तीसरा उपाय, घर की जो एंट्रेंस है वहां पर जरा सा हिस्सा तोड़ दीजिए और उसमें कोई चांदी का तार वगैरह डाल के उसे प्लेन कर दीजिए। तीसरी बात जिसका ध्यान रखना है, जो मैंने अभी वास्तु में बताई, प्लीज इसका बहुत ध्यान रखिए। और कहीं कोई दिक्कत आ रही हो तो नॉर्थ में जो टॉयलेट है उसका इस्तेमाल करना बंद कर दें, ठीक है ना। उसका इस्तेमाल नहीं करें, स्नान आदि करते रहें, लेकिन उसका इस्तेमाल नहीं करना है। एक छोटा सा उपाय और मैं आपको बता रहा हूं, अपने घर के उत्तर में पानी भरकर जरूर रखें, फ्रेश वाटर। आप घड़ा भी रख सकते हैं, कोई फ्रिज नहीं,
घड़ा रख सकते हैं जिसमें से रोज़ लोग पानी पिएं। और घड़े का पानी न केवल स्वादिष्ट होता है बल्कि स्वास्थ्यवर्धक भी होता है। फ्रिज का पानी न स्वादिष्ट होता है न स्वास्थ्यवर्धक होता है। तो ये कार्य आप करना शुरू कर दीजिए। एक और काम, घर में प्रतिदिन फ्रेश भोजन पकाया करें, फ्रेश आटा मला करें, फ्रेश रोटियां बनाया करें। बासी खाना जिस घर में खाया जाएगा उस घर का राहु या शनि बच्चों को कभी भी उन्नति, तरक्की आसानी से करने नहीं देगा, और हुई भी तो स्वास्थ्य गड़बड़ करेगा। बच्चों को आप चाहे कितने बड़े आदमी हो, लेकिन बच्चों को कहिए कि वह उनके कार्य स्वयं करें। अपने जूते वो स्वयं साफ करें, अपने कपड़े वो खुद लगाएं, और सुबह शाम का दीपक वो जरूर जलाते। ज्यादा पूजा ना भी करें, सुबह शाम का दीपक वो जरूर जलाते। यदि आपके घर में वो सारे लक्षण हैं जो मैंने अभी बताए, या उसमें से कुछ लक्षण भी हैं जो मैंने अभी बताए हैं, तो ऐसे घर में प्रतिदिन चिड़ियों के लिए दाना पानी अवश्य निकलना चाहिए। और शनिवार के दिन बहुत सेवा भाव से कुष्ठ रोगियों की सेवा करनी चाहिए किसी भी रूप में। बस ये आप करना शुरू कीजिए और देखना आपके घर में परिवर्तन होगा। लड़ाई झगड़ा और ये सब तो रुकेगा ही, बच्चों के अंदर विशेष परिवर्तन आपको देखने को मिलेंगे। जो बाधाएं उनकी उन्नति तरक्की में आ रही हैं, चाहे उनके व्यवहार की वजह से आ रही हैं या किसी और कारण से आ रही हैं, वह दूर होनी शुरू होंगी। बस दो बात और मैं कहूँगा कि जो धन आपका है नहीं उसे घर मत लाइए। वो धन घर आ तो जाता है लेकिन विष फैला देता है पूरे घर के अंदर। आप सर्वे कर लें, बाहर से जरूर दिखेगा लखपति, करोड़पति, अरबपति हैं, नंबर 2 का पैसा लेके इतना ये कर लिया वो कर लिया। बच्चे लेकिन बिगड़ते हैं, क्योंकि सबसे बड़ी सजा माता पिता के लिए क्या है? उनका स्वास्थ्य ना, उनके बच्चे। अगर वो अच्छे हैं तो घर बैठे स्वर्ग मिल गया, जीवित रहते स्वर्ग मिल गया, और अच्छे नहीं हैं तो जीते जी नरक है। और बच्चों से थोड़ी दोस्ती कीजिए, हर वक्त उनको इंस्ट्रक्शंस मत दीजिए। आशा करता हूं ये उपाय आप बहुत ध्यान से सुनते लिखते होंगे। हर उपाय लाखों रुपए के रत्न पहनने से नहीं होता, ये मेरा अनुभव है। अब मैं आपको बताता हूं मकर, कुंभ और मीन राशि का हाल। मकर राशि, स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखें। गर्दन से पेट तक का जो हिस्सा है इस दिन उसका बहुत विशेष रूप से ध्यान रखना है। यात्रा होगी, हो सकता है उससे कोई फायदा ना हो, कहीं आप जाएं, हो सकता है उससे लाभ ना हो, लेकिन फिर भी जाएं जरूर, आगे काम आएगा ये जाना। विद्यार्थियों के लिए इस दिन कमर कस के पढ़ाई करने वाला दिन है, यानी खूब मेहनत करने वाला दिन है, आपको बहुत लाभ होगा। व्यापारी वर्ग के लिए, गृहिणियों के लिए स्वास्थ्य की दिक्कत तो दिख रही है मुझे, लेकिन लाभ भी होता हुआ दिख रहा है। सफेद रंग का धागा दाहिनी कलाई में धारण करें या चंदन का तिलक मस्तक पर धारण करें और अपने काम पर जुट जाएं। कुंभ राशि, ये दिन आपके परिवार के लिए थोड़ा सा कमजोर दिखाई दे रहा है, इसलिए अपने परिवार का बहुत ख्याल रखिएगा। अपने परिवार को इस दिन समय दीजिएगा, साथ ही साथ वाहन बहुत ध्यान से चलाइएगा। नमः शिवाय का जप करें, फिर काम पर जुट जाएं। मीन राशि, बार बार सोचेंगे ये करूं ये करूं ये करूं ये करूं, और उसी में वक्त बीत जाएगा। ऐसा नहीं करना है। एक विचार लेके चलिए, उसी विचार पर टिकिए और मेहनत करिए। मूड थोड़ा सा खराब होगा तो जल पीजिए और अच्छे लोगों के साथ बैठिए, कुछ अच्छी कथाएं पढ़िए। हाँ, यम नचिकेता संवाद पढ़ लीजिए, ध्रुव संवाद पढ़ लीजिए। अपने आप आपके मन को बल मिलेगा, शक्ति मिलेगी। या श्री राम जी के बारे में पढ़ लीजिए, मन को शक्ति मिलेगी। कोई अच्छा भजन सुन लीजिए और फिर काम पर जुटिए। इस दिन भोजन हल्का लीजिएगा, फल या गन्ने का जूस आदि खूब लीजिएगा। बसंत जी हमारे साथ हैं उड़ीसा से, उनसे बात करते हैं। जी राम राम बसंत जी।
जी नमस्कार। नमस्कार, बताइए। हाँ जी, यही तो गुरुजी से बात करने का था। जी मैं बोल रहा हूँ, बताइए। जी वही पैसा को लेकर थोड़ा समस्या घर में बहुत चल रहा है। क्या डेट ऑफ बर्थ है? सर यही तो हमारा पिताजी महापिताजी किया नहीं सर। डेट ऑफ बर्थ बता दीजिए, डेट ऑफ बर्थ। नहीं, डेट ऑफ बर्थ नहीं है सर। अच्छा, एक काम कीजिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। आप मुझे बहुत जल्दी से एक डिजिट बताइए। क्या चीज? एक अंक बोल दीजिए जल्दी से। 6। देखिए 6 लिखा है। अब आपको क्या करना है, उपाय लिख लीजिए। आपने रोजाना आटे का दान करना है। दूसरा उपाय जो आपने करना है वो ये है कि घर के उत्तर में प्रतिदिन आप एक ताज़े पानी का भरा हुआ बर्तन रखेंगे और उसमें नारियल रख दिया करेंगे। उड़ीसा में आप रहते हैं, नारियल खूब मिलता ही है, तो ये उपाय 2 कर लीजिए। क्या रखा जी? घर के उत्तर में बर्तन में जल में नारियल, बस इतना कर लीजिए और प्रभु आपको देखिएगा 5-6 महीने के अंदर अंदर चीज़ें बेहतर होने लगेंगी। और अब उनकी बात जिनका है आज जन्मदिन, तो सबसे पहले जन्मदिन शुभेच्छा। आपके आगे आने वाले 12 महीने बहुत मेहनत वाले हैं और ख़ास तौर से अप्रैल तक का जो समय है इसमें बहुत मेहनत करनी है, लेकिन तरक्की होती दिखाई दे रही है। उपाय के तौर पर आप अपने जूनियर से, सबॉर्डिनेट से या अपने घर में जो काम करने वाले लोग आते हैं इनसे अच्छा व्यवहार करें। उपाय नंबर 2, बच्चों को कभी कभी चॉकलेट बांट दिया करें या उनको काला जाम जो रसगुल्ला टाइप मिठाई नहीं होती है गरम गरम करके खाते हैं, वो उनको ज़रूर बांट दिया करें यदा कदा। और तीसरा उपाय जो बहुत महत्वपूर्ण है वह दाहिनी कलाई में काले रंग का धागा अवश्य बांध लीजिएगा। आज ही बांध लीजिए और जब खराब हो तो उसको किसी भी दिन दोबारा नया बांध दीजिए। बस इतना सा उपाय आप करते रहिए, आपके आगे आने वाले 12 महीने अच्छे बीतेंगे। बहुत शुभकामनाएं। जैसा मैंने आपसे कहा था कि जो वातावरण की हवा हम अंदर लेते हैं ये बहुत महत्वपूर्ण होती है और ये शरीर में व्याधियां भी उत्पन्न कर सकती है, व्याधि से मुक्त भी कर सकती है। इसीलिए पोल्यूशन का सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। अगर हम ये सोचें कि केवल सरकार के एफर्ट से ही पोल्यूशन खत्म हो जाएगा, हम बहुत गलत हैं। ये असंभव है। हर व्यक्ति को पोल्यूशन के विरुद्ध, प्रदूषण के विरुद्ध एक लड़ाई लड़नी होगी। हम लोग इन महत्वपूर्ण मुद्दों को लेकर बिल्कुल जागरूक नहीं रहते। मैं आपको 5 प्रमुख वायु बता रहा हूं और उसका शरीर पर क्या असर होता है वह बता रहा हूं। सबसे पहली वायु है प्राणवायु। सांस वही आ रही है नाक से, लेकिन वो अंदर 5 भागों में बट रही है। तो प्राणवायु यहां से यहां तक का जो हिस्सा होता है, ये हिस्सा ये प्राणवायु का है और उसमें भी खास तौर से ब्रेन। तो जिन लोगों का ब्रेन कमजोर पड़ रहा है, इसका मतलब प्राणवायु उनके अंदर या तो प्रॉपर नहीं आ रही है या प्रदूषित आ रही है या उनके लंग्स कमजोर हैं, जिसकी वजह से वो गहरी प्राणवायु नहीं खींच पा रहे हैं। और इसी वायु को दुरुस्त करने के लिए हम क्या करते हैं? प्राणायाम करना शुरू करिए। गहरी श्वास भरिए, रोकिए, छोड़िए। उसके बाद दाएं से बाएं, बाएं से दाएं, यानी अनुलोम विलोम वह कीजिए। उसके बाद चंद्रभेदी और सूर्यभेदी प्राणायाम भी जरूर कर लिया कीजिएगा। ये उपाय आपको करना है खास तौर से यदि आपके हाथ कांप रहे हैं, यदि आप सोच समझ नहीं पा रहे हैं, यदि आपकी एकाग्रता का स्तर कमजोर हो रहा है, या फिर यदि आपकी स्मृति यानी मेमोरी वह कमज़ोर हो रही है, तो आप ये उपाय
अवश्य कर लीजिएगा प्लीज। दूसरी वायु है अपान वायु। अपान वायु का क्षेत्र क्या होता है? यहां से लेकर लगभग जंघा तक, यानी उसमें नाभि भी आ गई, उसमें जननेंद्रियां भी आ गई, उसमें टॉयलेट का स्थान भी आ गया। ये सारा स्थान उस वायु से है। अब यदि किसी के अपान वायु डिस्टर्ब हो जाए तो उसे इतने हिस्से के रोग होंगे। कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है, पेट में दर्द भी हो सकता है, लिवर की प्रॉब्लम भी हो सकती है, हाथ पैरों में भयंकर दर्द हो सकता है, पेट में दर्द हो सकता है, अल्सर हो सकता है, कोलाइटिस हो सकता है। ये सारी परेशानियां हो सकती हैं और इसके पीछे पीठ में भी दिक्कतें हो सकती हैं। क्या करना है? वही प्राणायाम। धीरे धीरे ये समाप्त होने लगेंगी, परेशानियां समाप्त होने लगेंगी। तो ये जो वायु है कितनी महत्वपूर्ण है ना? गैस की भयंकर प्रॉब्लम वो ठीक हो जाती है केवल प्राणायाम करने से। अगली वायु है समान वायु। शरीर में अग्नि होती है ऐसी लपट वाली नहीं होती है, लेकिन अग्नि होती है, जठराग्नि। इसी से ही भोजन पचता है। इसीलिए कहते हैं कि खाने के 1 घंटे तक हमें जल नहीं पीना चाहिए, क्योंकि जो जठराग्नि होती है वो शांत पड़ जाती है और उसके बाद डाइजेस्टिव सिस्टम हमारा खराब हो जाता है। तो ना खुद लें ना घर के बच्चों को पानी लेने दें। जिन लोगों को भी गैस की प्रॉब्लम है या खाने के बाद बहुत भारीपन लगता है या पित्त बनने लगता है, वह लोग भोजन के 1 घंटे के बाद जल ले। आप बहुत हल्का महसूस करेंगे और भोजन बहुत तेजी से पचना शुरू हो जाएगा। तो ये जो समान वायु है ये यही करती है। इसलिए क्या कीजिए? प्राणायाम। क्योंकि अगर आपने प्राणायाम नहीं किया और आपको एसिडिटी की या डाइजेस्टिव जूसेस की प्रॉब्लम है, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है, अपच होता है, एसिड बनता है, तो आप प्राणायाम कीजिए। बहुत जबरदस्त असर बहुत जल्दी दिखाई देगा। चौथी वायु है उदान वायु। उदान वायु गले के लिए बहुत जरूरी है। आपको अच्छा वक्ता बनना है, उदान वायु नियंत्रित करनी होगी, उदान वायु प्रखर करनी होगी। गले की खराबी रहती है, उदान वायु प्रखर करनी होगी। जिन लोगों को चेस्ट में या ब्रेस्ट में किसी किस्म की दिक्कत आती है, उनकी भी उदान वायु बिगड़ी हुई होती है। और उसके साथ साथ ये वाला जो हिस्सा होता है नाभि के आसपास का, यहाँ की जो समस्याएं हैं ये भी उदान वायु की वजह से होती हैं। इधर पीछे पीठ में कभी कभी नसों की खिंचने की दिक्कत होनी शुरू होती है, ये भी उसी से है। उपाय क्या है? प्राणायाम। लेकिन ये प्राणायाम कैसे करना है, कब करना है, ये भी मैं बता देता हूं। 5वीं जो वायु है वो व्यान वायु है। व्यान वायु पूरे शरीर में, जैसे इसका नाम है व्यान, उसके नाम से स्पष्ट है, पूरे शरीर में इसका वास होता है। और ये क्या करती है? ये पूरे शरीर में फ्लेक्सिबिलिटी क्रिएट करती है। और अगर ये खराब हो तो पूरे शरीर में स्टिफनेस आती है, हाथ पैर में भयंकर दर्द होना शुरू हो जाता है, नींद नहीं आती, लोग नाड़े बांधते हैं, कपड़े बांधते हैं, पैर ऐसे करके दबाते हैं, स्वेलिंग पैरों में आने लगती है, उत्साह, जीवन के प्रति उत्साह कम हो जाता है, बोलने का मन नहीं करता, बोलते हैं तो सही नहीं बोलते। क्या करना है? प्राणायाम करना है। अब सही कब करना है, कितने समय करना है और कहां करना है? जिस जगह पर पोल्यूशन हो वहां प्राणायाम करने से लाभ नहीं होगा। प्राणायाम ब्रह्म मुहूर्त से लेकर सूर्य उदय के 45 मिनट के भीतर तक करना चाहिए, बस यही समय है। ब्रह्म मुहूर्त में किया गया प्राणायाम सर्वश्रेष्ठ होता है। ध्यान भी लग जाता है, कभी कभी शरीर में तरोताजगी आती है, हार्मोनल सिस्टम ठीक होने लगता है,
TSH हमारा दुरुस्त होने लगता है, उसके बाद टॉन्सिलाइटिस की प्रॉब्लम्स ठीक होती हैं, जठराग्नि हमारी ठीक होने लगती है, शरीर में स्फूर्ति आती है, जिंदगी जीने का मन करता है, बोलने का मन करता है, और हम जब बोलते हैं तो अच्छा बोलते हैं। इसलिए ये वायु बड़ी महत्वपूर्ण है। तो समय मैंने आपको बता दिया, स्थान मैंने आपको बता दिया, कम से कम आधा घंटा रोज कर लें, और ये तो बुजुर्ग भी कर सकते हैं, जमीन पर बैठ के कर लें तो बहुत अच्छी बात, नहीं तो शुरुआत कुर्सी से करें, और धीरे धीरे आप देखिएगा कि आपको यहाँ जमीन पर बैठने में भी दिक्कत नहीं होगी। आज परम गुरु की बात से गुरु मंत्र निकालते हैं। स्वामी रामकृष्ण परमहंस जी ये कहते थे, तुम हो कौन जो दुनिया का कल्याण करने निकल पड़े। दुनिया का कल्याण केवल वो व्यक्ति कर सकता है जिसका स्वयं से साक्षात्कार हो, फिर उसके बाद जिसका ईश्वर से साक्षात्कार हो। अगर व्यक्ति के अंदर ईश्वर का वास जागृत रूप में नहीं है तो वह किसी का कल्याण नहीं कर सकता। इसीलिए जब तुम दुनिया के कल्याण के लिए निकलो, जब तुम परिवार से आगे बढ़कर समाज और देश के कल्याण के लिए निकलो, तो सबसे पहली चीज है तुम्हारे भीतर का शिव जागृत होना चाहिए। बात कुछ शब्दों की है लेकिन बहुत गहरी है। खास तौर से वो लोग जो समाज सेवा करना चाहते हैं या कुछ बड़ा कार्य जीवन में करना चाहते हैं, वो इस बात को आत्मसात करें। तो आज हमने खूब ढेर सारी बातें की। आशा करता हूं ये सारी बातें आपने कहीं नोट करी होंगी। ये बातें जो आप सुन रहे हैं ये औरों को भी कहिए, सुने। सद्विचार जब फैलता है या कुछ लोग जब सद्विचार फैलाते हैं तो एक समय ऐसा आता है जब बुरा विचार दब जाता है और सद्विचार समाज को बल देना शुरू करता है। आपका दिन शुभ हो। राम राम, नमस्कार, भारत माता की जय।